हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का साइंस का आर्टिकल्स। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला आर्टिकल आपको दिख रहा होगा PRAGD मिशन, यानी पाइडाइट्रिक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर मिशन। अपनी नवजात शिशु में कुछ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, तो उसके मिशन से रिलेटेड देखेंगे। और यह भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित एक अखिल भारतीय पहल है। तो सबसे पहले ध्यान में क्या रखना है, यह भारत सरकार के विज्ञान, क्योंकि ये संस्था पूछकर बहुत बार गलती किया जाता है। तो ये भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित एक अखिल भारतीय पहल है। इसका उद्देश्य भारत में बाल चिकित्सा दुर्लभ अनुवांशिक रोगों के बोझ को कम करना है। जैसे क्या बोल सकते हैं, सिकल सेल एनीमिया, ये सब है। और भी बहुत सारे बच्चे का रोग होता है जो अनुवांशिक तौर पे होता है। करियर डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और नागरिकों के संयुक्त प्रयासों से किया जाता है। मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जागरूकता पैदा करना, अनुवांशिक निदान प्राप्त करना, नए जीन में परिवर्तन की खोज और विशेषता बताना, परामर्श प्रदान करना, भारत में बाल चिकित्सा दुर्लभ अनुवांशिक रोगों के लिए नए उपचार विकसित करना। फिर है मिशन के प्रमुख कार्य। कर है उच्च थ्रूपुट हॉल सीक्वेंसिंग हॉल जीनोम सीक्वेंसिंग करना, अनुक्रम डेटा का विश्लेषण करना, नए जीन या वेरिएंट का कार्यात्मक सत्यापन करना, फिनोटाइप जीनोटाइप का एक डेटाबेस विकसित करना, रोगियों परिवारों को उचित अनुवांशिक परामर्श के साथ परिणाम प्रदान करना। मिशन का महत्व, यह दुर्लभ अनुवांशिक रोगों से पीड़ित परिवारों के लिए अधिक कुशल निदान और अनुवांशिक परामर्श की ओर ले जाएगा। भारतीय बाल चिकित्सा रोगियों के फेनोटाइप के साथ अनुक्रम विविधताओं का डेटाबेस भारत और बाहर अनुवांशिक निदान प्रयोगशालाओं के लिए बहुत मूल्यवान होगा। कर इस परियोजना के दौरान निर्मित क्षमता और विकसित संसाधन भारत में इसी तरह के अध्ययनों को सुविधाजनक बनाने के लिए एक मंच के रूप में काम करेंगे। करेगा मिशन कार्यक्रम मानव स्वास्थ्य के संबंध में भारत सरकार के सतत विकास लक्ष्यों और अनुवांशिक रोगों के सामाजिक बोझ को भी कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उद्देश्यों में सकारात्मक योगदान देगा। कर मिशन के बारे में अतिरिक्त जानकारी क्या है, तो यह मिशन सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स के द्वारा चलाया जा रहा है। यह मिशन भारत में मेडिकल कॉलेजों, डीबीटी, UMMID केंद्रों और 15 केंद्रों के बाल रोग विभाग के साथ सहयोग कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं परमाणु घड़ी के बारे में। तो परमाणु घड़ी के बारे में क्या देखेंगे, कह रहे परमाणु घड़ी एक ऐसी घड़ी है जो परमाणुओं के प्राकृतिक कंपन, ठीक है, परमाणु घड़ी एक ऐसी घड़ी है जो परमाणुओं के प्राकृतिक कंपन का उपयोग करके समय मापती है। ये दुनिया में सबसे सटीक समय मापने वाला उपकरण है। ये साल भर के अंदर का जो भी है वो क्वेश्चन मैं यहाँ लेकर आ रहा हूँ। फिर ये परमाणु घड़ी कैसे काम करती है। परमाणु घड़ी परमाणुओं के गुणों का उपयोग करती है, जैसे कि सीजियम 133 परमाणु जो एक निश्चित आवृत्ति पर कंपन करते हैं। कर यह आवृत्ति इतनी स्थिर होती है कि इसका उपयोग समय को बहुत सटीक रूप से मापने के लिए किया जा सकता है। फिर परमाणु घड़ी का उपयोग क्यों किया जाता है, तो परमाणु घड़ी का उपयोग कई महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों में किया जाता है, जिनमें क्या शामिल है, नेविगेशन में, जीपीएस जैसी प्रणाली के समय को बहुत सटीक रूप से मापने के लिए परमाणु घड़ियों का उपयोग करता है। फिर दूरसंचार नेटवर्क समय को सिंक्रोनाइज करने के लिए परमाणु घड़ियों का उपयोग करते हैं। फिर वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक प्रयोगों में समय को बहुत सटीक रूप से मापने के लिए परमाणु घड़ियों का उपयोग किया जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय समय मानक, परमाणु घड़ियां अंतर्राष्ट्रीय समय मानक को परिभाषित करती है। फिर परमाणु घड़ी के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, करा ये कई प्रकार के होते हैं। सीजियम परमाणु से बना हो तो यह सबसे आम प्रकार की परमाणु घड़ी है।
रुबिडियम परमाणु घड़ी या सीजियम परमाणु घड़ी की तुलना में छोटी और सस्ती होती है। हाइड्रोजन मेसर, यह सबसे सटीक प्रकार की परमाणु घड़ी है, लेकिन ये बहुत बड़ी और महंगी भी होता है। परमाणु घड़ी का महत्व क्या है? परमाणु घड़ियाँ हमारे आधुनिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। वे हमें समय को बहुत सटीक रूप से मापने में अनुमति देता है, जो कई महत्वपूर्ण प्रयोगों के लिए आवश्यक है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन होता है, ये गति और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से भी प्रभावित बहुत कम होता है। ठीक है, नगन यानी कि नहीं के बराबर यानी कम होता है, पूरी तरह से नहीं कहना भी गलत होगा। ठीक है, हिमनद शैवाल क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। परफुरोग्लिन, चलिए ये कोई पिगमेंट का नाम होगा। ठीक है, करिया वर्णक, वर्णक को इंग्लिश में पिगमेंट बोलते हैं। करिया वर्णक शैवाल को अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। फिर बर्फ को काला कर पिघलने की गति बढ़ाता है। पिघलने की गति बढ़ाता है मतलब पिघलता है लेट से। ठीक है, अनुकूलन, कठोर वातावरण में जीवित रहने की क्षमता, विशेष जीन से सुरक्षा केंद्र विकसित करता है। कौन? ये परफुरोग्लिन के कारण। पारिस्थितिकी प्रभाव, करे बर्फ पिघलने और जल प्रवाह पर असर, वैश्विक समुद्र स्तर को ये प्रभावित कर सकता है। करे प्रकाश संश्लेषण ये करता है। करे जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करते हैं और समुद्र जीवन को भी प्रभावित करते हैं। फिर है सूर्य से निकलने वाले कोरोनल मास इंजेक्शन, ये देखते हैं बढ़िया से। करे कोरोनल मास इंजेक्शन CME क्या है? करे सूर्य की बाहरी परत कोरोना से निकलने वाले प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का विशाल विस्फोट। क्या है? कोरोनल मास इंजेक्शन क्या होता है? सूर्य की बाहरी परत से निकलने वाले प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का विशाल विस्फोट। करे अरबों टन पदार्थ अंतरिक्ष में फेंका जाता है। तेज गति से सौरमंडल में ये फैलते हैं। CME बनते आखिर कैसे हैं? तो सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र में अचानक परिवर्तन से ये बनता है। सौर ज्वालाओं से जुड़े हो सकते हैं। चुंबकीय ऊर्जा के अचानक रिलीज होने से यह संबंधित है। CME का प्रभाव, अंतरिक्ष मौसम, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। CME भूचुंबकीय तूफान, बिजली ग्रिड उपग्रह और संचार प्रणालियों को भी बाधित कर सकते हैं। फिर है ऑरोरा, ध्रुवीय क्षेत्रों में शानदार रोशनी का प्रदर्शन कर सकता है। रेडियो संचार में व्यवधान, उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंगों को प्रभावित कर सकते हैं। फिर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खतरा, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खतरा, उच्च ऊर्जा वाले कणों से विकिरण का खतरा। महत्व क्या है? अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी के लिए CME का अध्ययन महत्वपूर्ण है। ठीक है, पृथ्वी पर प्रौद्योगिकी और जीवन पर उनके प्रभाव को समझना भी आवश्यक है। सूर्य के व्यवहार और अंतरिक्ष के वातावरण को समझने में मदद करते हैं। संक्षेप में क्या है? CME सूर्य से निकलने वाले शक्तिशाली विस्फोट हैं जो पृथ्वी के अंतरिक्ष को प्रभावित कर सकता है। आइए देखते हैं हुलोन गापर गिवन अभ्यारण्य आखिर है ये कहाँ पे? तो हुलोन गापर गिवन अभ्यारण्य असम राज्य के जोरहाट जिले में स्थित एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। यह भारत का एकमात्र अभ्यारण्य है जो हुलोक गिवन यह भारत का एकमात्र अभ्यारण्य है जो हुलोक गिवन भारत के एकमात्र बानर प्रजाति का घर है। फिर अभ्यारण्य के बारे में कुछ मुख्य बातें। स्थान की बात किया जाए तो जोरहाट जिला असम भारत। क्षेत्रफल 20.8 वर्ग किलोमीटर। स्थापना 1997। प्रबंधन असम सरकार। मुख्य आकर्षण क्या है? हुलोक गिवन। इस अभ्यारण्य में मुख्य रूप से हुलोक गिवन है। फिर अन्य वन्यजीव बंगाल धीमा, लॉरिस और कई अन्य प्रजातियां। अच्छा, अन्य वन्यजीव कुछ है यहाँ, बंगाल धीमा, लॉरिस कुछ जीव का नाम है। ठीक है, और कई अन्य प्रजातियां। यह अभ्यारण्य सदाबहार जंगलों से भरा हुआ है तो अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। फिर है हुलोक गिवन। हुलोक गिवन भारत में पाई जाने वाली एकमात्र बानर प्रजाति है। यह अपनी अनूठी गीत जैसी आवाज के लिए जाना जाता है जिसे वे क्षेत्र स्थापित करने और साथियों को आकर्षित करने के लिए उपयोग करते हैं। क्या बोल रहा है? हुलोक गिवन भारत में पाई जाने वाली एकमात्र बानर प्रजाति है। यह अपनी अनूठी गीत जैसी आवाज के लिए जाना जाता है जिससे वे क्षेत्र स्थापित करने और साथियों को आकर्षित करने के लिए उपयोग करते हैं। यह प्रजाति संकटग्रस्त है और इसे संरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अभ्यारण्य का महत्व। यह अभ्यारण्य हुलोक गिवन के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है
करैया अन्य वन्यजीव प्रजातियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण आवास प्रदान करता है। करैया क्षेत्र जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। खुलोन गापर जीवन अभ्यारण्य उन लोगों के लिए एक अद्भुत जगह है जो वन जीवों और प्रकृति में रुचि रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं गांधी सागर वन्य जीव। करैया अभ्यारण्य भारत के मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिलों में स्थित एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। करैया राजस्थान राज्य की सीमा से सटा हुआ है, तो ध्यान देना है कि मध्य प्रदेश के किस और राजस्थान पड़ता है, तो पश्चिम ओर। तो ये भी आता है कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी सीमा पे गांधी सागर वन्यजीव क्या है स्थापित है, ये भी ध्यान देना है। इसमें है करैया स्थापना और क्षेत्र। करैया अभ्यारण्य की स्थापना 1974 में की गई थी। करैया लगभग 368.8 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। भौगोलिक विशेषताएं। करैया अभ्यारण्य मालवा पठार की पश्चिमी सीमा पर विशाल चंबल नदी के किनारे स्थित है। करैया चंबल नदी अभ्यारण्य से होकर गुजरती है और इसे दो भागों में विभाजित करती है। करैया इस क्षेत्र की विशेषता विशाल खुले परिदृश्य और चट्टानी क्षेत्र है। वनस्पतियों में उत्तरीय उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, मिश्रित पर्णपाती वन और झाड़ी शामिल होता है। वन्यजीव की बात किया जाए तो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में कई प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं, जिनमें चिंकारा, नीलगाय, चित्तीदार हिरन, तेंदुआ, धारीदार लकड़बग्घा और सियार शामिल होते हैं। करैया चीतों के लिए भी एक आदर्श आवास माना जाता है। कौन? गांधी सागर वन्यजीव। फिर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व इसका क्या है, तो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में ऐतिहासिक, पुरातत्व और धार्मिक महत्व के कई स्थान हैं, जैसे कि चौरासीगढ़, चतुर्भुजनाथ मंदिर, बड़काजी रॉक पेंटिंग, नरसिंहझर, हिंगला जगड़ किला, चलिए वो सब वहाँ का नाम होगा, और करकेश्वर मंदिर। फिर चिता पुनर्वास। गांधी सागर अभ्यारण्य चीतों के लिए एक दूसरा घर बनाने की योजना बनाई गई है। करैया चीतों के लिए आदर्श आवास होने की वजह से यहाँ पर चीतों का पुनर्वास किया जा रहा है। फिर पुष्पक RLV, ठीक है, पुष्पक RLV। पुष्पक RLV, जिसे पुष्पक विमान भी कहा जाता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया जा रहा है। एक पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान है। यह एक पंखों वाला अंतरिक्ष यान है जिसे अंतरिक्ष में उपग्रहों को लॉन्च करने और फिर एक विमान की तरह पृथ्वी पर वापस उतारने के लिए डिजाइन किया गया है। क्या बोल रहा है? पुष्पक RLV, जिसे पुष्पक विमान भी कहा जाता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया जा रहा है। एक पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान है। यह एक पंखों वाला अंतरिक्ष यान है जिसे अंतरिक्ष में उपग्रहों को लॉन्च करने और फिर एक विमान की तरह पृथ्वी पर वापस उतरने के लिए डिजाइन किया गया है। पुष्पक RLV का उद्देश्य अंतरिक्ष में उपग्रहों और कार्गो को लॉन्च करना, अंतरिक्ष से वापस आने वाले उपग्रहों और कार्गो को पुनर्प्राप्त करना, भविष्य में अंतरिक्ष यात्रा और अंतरिक्ष पर्यटन के लिए एक मंच प्रदान करना, अंतरिक्ष में कचरा साफ करना और उपग्रहों की मरम्मत करना। ये पुष्पक RLV का उद्देश्य है। अंतरिक्ष तक कम लागत वाली पहुंच प्रदान करना। पुष्पक RLV की विशेषताएं क्या है? करैया एक पूरी तरह से स्वचालित यान है जो सटीकता के साथ रनवे पर उतरने में सक्षम है। करैया एक पंखों वाला वाहन है जो इसे विमान की तरह उड़ने और उतरने की क्षमता प्रदान करता है। करैया एक पुनः प्रयोज्य वाहन है जो इसे कई बार उपयोग करने की क्षमता प्रदान करता है। फिर करैया आकार में RLV TD से करीब है, 1.6 गुना बड़ा भी है। करैया इन ऑर्बिट सैटेलाइट और रिट्राइविंग सैटेलाइट में रिफ्यूलिंग भी संभव है। पुष्पक RLV के परीक्षण। इसरो ने पुष्पक RLV के कई सफल परीक्षण किए हैं, जिनमें लैंडिंग प्रयोग भी शामिल। इन परीक्षणों ने पुष्पक RLV की तकनीकी क्षमताओं को प्रदर्शित किया है। हाल ही में इसरो ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में पुनः प्रयोज्य लॉन्च व्हीकल LAX-03 लैंडिंग प्रयोग का सफलतापूर्वक संचालन किया है। पुष्पक नामक वाहन को भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा उठाया गया और फिर 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से छुड़ाया गया। इस मिशन ने उस दृष्टिकोण और उच्च गति लैंडिंग स्थितियों का अनुकरण किया जिसका सामना
RLV को अंतरिक्ष से लौटने पर करना पड़ा। इस दूसरे मिशन के साथ इसरो ने एक बार फिर अंतरिक्ष में लौटने वाले वाहन की उच्च गति स्वायत्त लैंडिंग के लिए आवश्यक नेविगेशन, नियंत्रण प्रणाली, लैंडिंग गियर और मंदी प्रणाली का प्रदर्शन किया। पुष्पक RLV का महत्व। पुष्पक RLV भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और यह भारत को अंतरिक्ष में कम लागत वाली पहुंच प्रदान करेगा। यह भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक अग्रणी देश बनाने में मदद कर सकता है। यह अंतरिक्ष में सैटेलाइट और कार्गो को ले जाने या सैटेलाइट लॉन्च करने में मदद करेगा। अधिसूचित आपदाएं या आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत देखना है कि कुछ ऐसे आपदाएं हैं जिसको क्या है, अधिसूचित आपदाएं में जोड़ा गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रकृति के मानव निर्मित कारणों से होने वाली गंभीर घटनाएं जिनसे जीवन, संपत्ति और पर्यावरण को नुकसान होता है, जो चक्रवात है, सूखा है, भूकंप है, आग है, बाढ़ है, सुनामी है, ओलावृष्टि है, भूस्खलन है, हिमस्खलन है, बादल फटना है, कीट का आक्रमण होता हो, पाला है, शीतलहर है और कोविड-19 जो आया था। तो ये अधिसूचित आपदाएं जो है समय समय पे चेंज भी हो सकता है, बट फिलहाल अभी तो ये है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका हीट वेव नहीं है, लू ये सब तो नहीं दिखा पाया, तो इसी से आपका क्या है क्वेश्चन में ये सब ऐड करके आपको देगा। बहिष्कृत आपदाएं, हीट वेव जिसको लू भी बोलते हैं, वित्तीय और जिम्मेदारी संबंधी जटिलताओं के कारण अधिसूचित नहीं किया गया है। यानी हीट वेव को जो है अधिसूचित आपदाओं में इसको नहीं रखा गया। राज्य SDRF का 10% स्थानीय आपदाओं के लिए उपयोग कर सकते हैं। फिर है अन्य, शहरी बाढ़, औद्योगिक दुर्घटनाएं, जैविक आपदाएं आदि, ये सब भी कर सकते हैं। बहिष्कृत आपदाओं का भाग है। अधिसूचित न होने के कारण वित्त आयोग का तर्क और जिम्मेदारी निर्धारण में कठिनाई। राष्ट्रीय आपदा, भारत में किसी भी प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए कोई प्रावधान या कानून भी उपलब्ध नहीं है। मुख्य बिंदु, आपदाओं का वर्गीकरण और अधिसूचना बदलती रहती है। ठीक है, जो हमने पहले बताया। अधिसूचित न होने पर भी सरकार इनसे निपटने के लिए तैयार तो रहती है। यानी कि ये सब जो अधिसूचित है इस पर कुछ खासा ध्यान तो दिया जाता है, लेकिन बाकी यदि भी होता है तो उस पर सरकार ध्यान देती है। आगे सेफ XO कैश प्लेटफॉर्म, ये आखिर क्या है देखते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डेंटल मेडिसिन द्वारा विकसित है क्या, एक्सोसोम आधारित मंच है। तो ये बायोलॉजिकल टर्म कुछ है। CRISPR-Cas9 जीनोम संपादन घटकों का ये कुशल वितरण करने में मदद करता है। महत्व क्या है, लक्षित जीन संपादन के लिए मापनीय और कुशल विधि है एक प्रकार का। ठीक है, जीन संपादन या जीन एडिटिंग बोलते हैं। अनुवांशिक रोगों के उपचार में ये मददगार, उपचार में संभावित प्रभाव, सटीक चिकित्सा के लिए नए मार्ग खोजेगा। क्षमताएं क्या है, CRISPR-Cas9 घटकों का वितरण, एकल गाइड RNA यानी एकल स्टैंडर्ड DNA टेम्पलेट। फिर है इन विट्रो और इन विवो जीन संपादन में भी ये मदद करेगा। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म जो है सेफ XO केस प्लेटफॉर्म। ऑन डिमांड दवा वितरण साधन। तो ये कुछ हमने साइंस से देख लिया। तो चलिए मिलते हैं कल। हो सकता है वीडियो न भी रहे, क्योंकि एप्टीट्यूड और रीजनिंग का क्वेश्चन तो हमने फिलहाल लाना बंद कर दिया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। कल कोई वीडियो रहेगा तो देखते हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।